गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अब तक हमने स्टडी किया था, हमारा जो टॉपिक था वो मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड था, जो कि हमने लिया था बार मैग्नेट और इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था। ठीक है, अब उसी बार मैग्नेट के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो, यदि उसी बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मैं योगेश कुमार नंदलाल जी क्लासेस आपके सामने लेके आ रहा हूं। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये रिलेटेड है, आगे कोरिलेट होगा। ठीक है, तो हमने नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट ले ली, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है, जिनकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, ये बार मैग्नेट रख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बार मैग्नेट के भी नॉर्थ और साउथ होंगे, दो सोर्स और नॉर्थ और साउथ। अब वो क्या करेंगे, वो इस बार मैग्नेट को हमने लिखा थीटा डिग्री के ऊपर। ठीक है ना, ओके, आगे बात समझ में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये बार मैग्नेट placed in the magnetic field at an angle theta। ओके, आगे बात सुनो। अब ये फील्ड इस बार मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, लाने की कोशिश करेगा। अब लाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये यहां पर साउथ पोल पर फोर्स लगाएगा, वो होगा m इंटू बी। नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाएगा, वो होगा m इंटू बी। दोनों बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है, 12 लेंथ है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी सीधी सी बात है कि जब इसको अलाइन करेगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, कौन सा फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स। और परपेंडिकुलर फोर्स से मुझे याद आया कि हमारा एक टॉर्क हुआ करता था, टॉर्क हुआ करता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कपलिंग मोशन में, इट इज द फोर्स which move an object in coupling motion। कपलिंग मोशन कह सकते हो, रोटेशनल मोशन कह सकते हो, कौन सा मोशन कह सकते हो, रोटेशनल मोशन। क्लियर है। अब यहां पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब फोर्स तो हमें मिल गया, फोर्स क्या मिला हमें, फोर्स मिला हमें, फोर्स मिला हमें F इज इक्वल टू एम इंटू बी। इक्वेशन 2 ले लो, वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब फोर्स तो हमें मिल गया m इंटू बी। अब बात आती है किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ड्रा ए परपेंडिकुलर, ड्रा ए परपेंडिकुलर एन ए, एन ए, एन ए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये एक एन ए हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वाला, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहां एस से। ठीक है, एन ए, ठीक है, ठीक है, एन ए ऑन एस ए विच इज पैरेलल टू फील्ड। एस ए तो फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब बात करेंगे इसकी, इसकी एन ए की। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल एन एस ए वी हैव, क्या कहता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
पंडित बद्री प्रसाद क्या कह गए, हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, यही तो पढ़ा था ना हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए। फ्रॉम ट्रायंगल एन एस एन ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एन एस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें एन ए निकालना है, दैट इज इक्वल टू एन एस साइन थीटा। अब एन एस कितना है, दैट इज इक्वल टू 12 लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है भाई, तो एन ए की वैल्यू क्या आ गई, 2L साइन थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ टॉर्क था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था, mb था, mb इंटू 2L साइन थीटा। अब मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा आपको भी याद आ रहा होगा, हल्का हल्का याद आ रहा होगा। तो हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, और वो था m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, ओके, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो टॉर्क आ गया हमारा कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर है, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। अब इसके कुछ स्पेशल केस ले सकते चल सकते हो। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है थीटा इज इक्वल नंबर फर्स्ट 0, तो टॉर्क भी क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। सेकंड केस क्या कह रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क आ जाएगा mb, मैक्सिमम फील्ड कहेंगे इसे, मैक्सिमम टॉर्क, क्या कहेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। अब अगर मान लिया यहां ऐसा हो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। आपने पढ़ा था a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग कंपास नीडल। हमारे पास को कंपास नीडल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखी हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल हमारे गिवन है, एट एन एंगल थीटा रखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ऐसे अलाइन करने की। और जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि ऐसे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ऐसे फोर्स लगाएगा। अब परपेंडिकुलर फोर्स तो हमारा टॉर्क था जिसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लाई होगा, तो यहां पर थीटा एंगल के ऊपर कंपास नीडल रखी हुई है। ठीक है, जिसका हमने नॉर्थ साउथ पोल ले लिया, थीटा एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो हम लेके चलेंगे, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क which align compass in direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर जो क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। चलो, तो वो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा।
अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये जो मूव करेगी, कंपास निडल मूव करेगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा व्हेन कंपास इज मूविंग इन एंगुलर motion, then torque will be, टॉर्क क्या था, आई इंटू अल्फा था ना, अरे आई इंटू अल्फा। आई यहां पर क्या है, आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ कंपास, कंपास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आपने पढ़ा था प्लस वन क्लास के अंदर, आई इंटू अल्फा। रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर टॉर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम के अनुसार टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आया था हमारा। ठीक है, अब दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस। तो टॉर्क आ जाएगा हमारा, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर यहां रिस्टोरिंग का जिक्र आए, रिस्टोरिंग टॉर्क का जिक्र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रिस्टोर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर माइनस साइन होगा, तो नेगेटिव साइन शोज रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है भाई, ओके। यहां से क्या लेके चलेंगे, आई अल्फा दैट इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, then sin theta is approximately equal to theta, तो I अल्फा दैट इज इक्वल टू एम बी थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ये रखूं I अपॉन एम बी उधर ले जाऊं तो थीटा अपॉन अल्फा आ गया। ठीक है, थीटा अपॉन अल्फा। दूसरी तरफ हमने टाइम पीरियड पढ़ा था, टाइम पीरियड जब ये ऑसिलेट करेगी तो ये ऑसिलेशन के दौरान टाइम पीरियड होगा इसका, टाइम पीरियड ऑफ नीडल ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा। अब थीटा अपॉन अल्फा क्या है, अरे थीटा अपॉन अल्फा क्या निकाला था, अभी अभी तो निकाला था हमने, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन एम बी। क्या करो, इस 2 पाई को उधर ले जाओ, टी अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम बी। स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी। एम को एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, एम दैट इज इक्वल टू आई इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में बी, सॉरी बी को एक तरफ रखो, सॉरी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी दैट इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग कंपास निडल। कंपास निडल को यूज करते हुए हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। ये कंपास निडल इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड होगा इसका, और वो डिपेंड करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग। रिस्टोरिंग टॉर्क हमने निकाला, ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एम बी साइन थीटा, दोनों टॉर्क बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो यहाँ से थीटा अपॉन अल्फा आ गया। थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू टाइम पीरियड में रख देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसका स्क्वायर यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो बी को ऊपर ले जाओ, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू आई 4 पाई स्क्वायर है
एम टी, यानी कि सीधे सीधे से लिख सकते हो बी दैट इज इक्वल टू सीधा सीधा सा यहाँ 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग कंपास नीडल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी द मैग्नेटिक डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड. देखो हम बार मैग्नेट लेके चल रहे हैं, ये टॉपिक एज इट इज कंपेरेटिव है फर्स्ट यूनिट से. फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर भी हमने टॉर्क एक्सपीरियंस किया था, यहाँ पर भी हमने टॉर्क एक्सपीरियंस किया. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वहां पर भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था. सिमिलर एनालॉजी है, और ध्यान रहे ये टॉपिक आपस में कोरिलेट हैं, यानी कि मैं जो चीज कह रहा हूँ इसके अंदर ध्यान रहे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी. अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं आएगा. टॉर्क एक्टिंग ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल आ रहा है तो क्या नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला. ठीक है, अगर बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल और इक्वेटर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटर, यानी कि ये जो चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से कंपेरेटिव है. ठीक है, उस चैप्टर से कंपेरेटिव एनालॉजी है, और इसकी एनालॉजी हम करें भी आगे, बाद में आगे चल के करेंगे कि एनालॉजी क्या है इसके अंदर. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर हम बात करें तो हमने एक डाइपोल ले लिया है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी, इट इज द एनर्जी of magnetic dipole which is required, which is possesses due to a position to attain a position in the मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर डाइपोल रखा है तो वहां पर एक पोजीशन लेने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो वर्क चाहिए, वही हमारी क्या कहलाता है, हम सॉरी, वही कहलाता हमारा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अटेन ए पोजीशन इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. अब बात करें डाइपोल की, तो डाइपोल जो हम लेके चले मैग्नेटिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा. ठीक है, ठीक है ना. m इज द dipole moment of magnetic dipole in the presence of field. The torque experience on it that is equal to mb sin theta. अब बात करें तो इसके अंदर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज. जैसे मान लिया कि यहां पर ये लाई कर रहा था, मैंने इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, ये पोजीशन लाने के लिए. ठीक है ना, ओके. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done to change the position d theta के लिए. अब वर्क डन हम पढ़ते हैं, वर्क दैट इज इक्वल टू एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा.
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे इसके अंदर एंगल के अंदर एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होगा, फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा था। यानी कि वर्क हमने पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। तो फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, टो इंटू थीटा। अब हमने इसको क्या किया कि थीटा 1 से थीटा 2 वेरी करवा दिया, थीटा 1 इनिशियल एंगल ले लिया और थीटा 2 फाइनल एंगल ले लिया, ठीक है ना। इफ डाइपोल वेरीज बिटवीन टू एंगल्स theta 1 and theta 2, then total work will be, that is equal to आ जाएगा इंटीग्रेशन dw, that is equal to पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टो डी थीटा। अब टो की वैल्यू क्या थी, एम बी साइन थीटा थी, तो u दैट इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये एम बी तो बाहर आ जाएगा, u दैट इज इक्वल टू एम बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। रख दो भाई, क्या वैल्यू आएगी, रख दो क्या वैल्यू आनी है, u दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी माइनस कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। तो मेरे दोस्त क्या हो गया, यहाँ माइनस बाहर ले लो, u दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है भाई, क्लियर है, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, ठीक है। यहां पर नेगेटिव साइन shows work done by system, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी, u दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस थीटा 0, तो u इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस, थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 90 0 माइनस 1, सीधा सीधा सा आ गया एम बी। अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 रखते हो तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी 1 माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा माइनस का एम बी। क्लियर है, ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉजी ऑफ द मैग्नेटिज्म। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था कि भाई हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एनालॉजी रखता है, ठीक है, चाहे वो आपका बार मैग्नेट से स्टार्ट हो यानी कि कंप्लीटली, ठीक है। तो मैं आपको बात करूं, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरी तरफ हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी तरफ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है ई से और मैग्नेटिक फील्ड होता है बी से रिप्रेजेंट, ठीक है। दोनों ही वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों ही वेक्टर हैं। हम ई की वैल्यू निकाली थी हमने, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि बी की हमने वैल्यू निकाली थी μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही तो निकाली थी। यानी कि 1/4 पाई तो किसकी जगह ले गया, μ0/4 पाई की जगह ले गया, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है, ओके। अब Q की जगह आ गया I, करंट आ गया, ठीक है। E की जगह क्या आ गया, B आ गया, E की जगह क्या आ गया, B, ठीक है। एनालॉगी है, सेम एनालॉगी है। दूसरा हम बात करें इसी के अंदर, तो हम बात करते हैं जो वैल्यूज लेके चले, तो हमने P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a निकाला था। यहां पर डाइपोल मोमेंट हम पढ़ते हैं, ये हम एनालॉगी से ले लेते हैं। M इज इक्वल टू आई इंटू ए पढ़ा था हमने, या M इंटू 2l पढ़ा था। M इंटू M से पोल स्ट्रेंथ, Q से चार्ज, I से करंट, चार्ज, ए एरिया आ गया यहाँ से, ठीक है। दूसरी तरफ हमने वैल्यू निकाली थी, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की, टॉर्क की। तो टॉर्क हमारा आया था पी ई साइन थीटा, यहां पर टॉर्क आया एम बी साइन थीटा। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस पीई कोस थीटा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस एम बी कोस थीटा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट था, ई एक्सियल था हमारे पास, वो था 1/4 पाई है 2p/r³। यहां पर था बी एक्सियल था हमारे पास μ0/4 पाई 2m/r³, ठीक है। ई इक्विटोरियल था 1/4 पाई 2p/r³। पर बी इक्विटोरियल आया था μ0/4 पाई m/r³। आर हो सकता है, डी हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको एक बात और आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी ना यहां पर, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज इसके जैसी नहीं रखती हैं, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टी, वहां पर चार्ज था पोलैरिटी के रूप में, यहां पर पोल है पोलैरिटी के रूप में, पोलैरिटी के रूप में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये एनालॉगी रखते हैं, क्या रखते हैं, एनालॉगी, ओके। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है आपका, टॉपिक क्या है, टॉपिक है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। बोला सर यही बच रहा था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, हम यही सोच रहे थे कि सर ने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का जिक्र नहीं किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो गॉस लॉ भी आया था ना। क्यों, क्योंकि हमने कूलॉम्स लॉ को किससे कंपेयर करवा दिया, बायोट सेवर्ट्स लॉ से। अरे कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। यहां गॉस लॉ था, यहां भी गॉस लॉ है, ठीक है, दोनों ही गॉस लॉ है, ठीक है, ओके। अभी हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या कहता है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एक ही बात है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी एक ही बात है और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उससे फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। तो गॉस लॉ कुछ नहीं कहता, गॉस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ठीक है द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस leaving area is equal to total number of lines entering, मतलब जो भी लाइंस एंटर कर रही है वही लीविंग आउट हो रही है। समझ में आ गया? जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लीविंग आउट करेगी, लाइंस कम एंटर करेंगी तो कम लीविंग आउट होंगी, ज्यादा एंटर करेंगी तो ज्यादा लीविंग आउट। समझ में आ गया? मतलब हमारे पास यहां पर टोटल फ्लक्स सॉरी भाई ऑफ ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। फ्लक्स आपने पढ़ा था, द टोटल नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज नोन एज फ्लक्स। अब यहां कह रहे हैं टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का तो ये आएगा बी डॉट डी एस। सरफेस लिया हमने, ठीक है, बी दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने वहां पढ़ा था फाई ई पढ़ा था, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहां पर चार्ज का कोई रोल नहीं है, चार्ज की पोलैरिटी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि करंट का जो इफेक्ट शो करते हैं, आई का जो इफेक्ट शो करते हैं वो जीरो है। अब आई का इफेक्ट क्या शो कर रहा है, यहाँ पर टोटल इफेक्ट जीरो है। मीन्स जो पोलैरिटी लाई करेगी, पोलैरिटी वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ लाई करेगी, यानी कि सिंगल पोल लाई नहीं करेगा भाई। सिंगल पोल का मतलब अगर मैं बात करूं तो बी डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू म्यू नोट, एक पोल ले लिया प्लस प्लस म्यू नोट इनटू माइनस, क्योंकि यहां चार्ज की जगह पोल लेके चलेंगे, एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, अरे एप्सिलॉन की जगह क्या आया था, एप्सिलॉन की जगह था म्यू नोट, 1 अपॉन एप्सिलॉन की जगह था म्यू नोट था, ठीक है भाई। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई तो नीचे एज इट इज है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट दैट इज इक्वल टू म्यू नोट। तो यहां पर टोटल जीरो कब होगा, जब ये प्लस और माइनस होता अभी तो जीरो होगा। तो यही चीज तो शो हो रहा है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा गॉस थ्योरम के अनुसार। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या गॉस लॉ ऑफ ए मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो।